नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। आज हम लोग पार्ट 3 जो है कृषि भूगोल में पढ़ने जा रहे हैं। हर वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कृषि भूगोल के पार्ट 3 में कृषि के भौतिकी निर्धारण के जो है कारक जो हैं कौन कौन से हैं ये जानेंगे। मृदा के वर्गीकरण के आधार क्या क्या है, किस आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद से मृदा का गठन और मृदा पार्श्विका या परच्छेदिका क्या है। तो अगर देखा जाए बकमैन तथा ब्रेडी के अनुसार इन्होंने 1969 में 5 प्रमुख कारण बताए थे मृदा के वर्गीकरण के। पहला, जो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंजिंग जो होता है उससे होता है, पेरेंट्स रॉक जो सबसे नीचे वाले होते हैं, समय होता है और टोपोग्राफी होता है। ये जो 5 आधार बताए हैं बेकमैन तथा ब्रेडी, ये मृदा के वर्गीकरण के आधार बताए हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग मृदा के गठन के जो है सॉइल टेक्सचर के गठन के जो है ये वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें देखें तो चीका, बालू और सिल्ट तीन जो है यहाँ पर, ये इनके अनुपात के आधार पर मृदा का जो है गठन होता है। तो ये 3 आधार अगर नहीं है तो मृदा का गठन नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, चीका, सिल्ट और बालू। इसके बाद से हम देखें तो मृदा पार्श्विका। अब ये पार्श्विका क्या होता है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे जब धरातल में जाते हैं, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आर्थिक भूगोल में। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हैं। आर्थिक भूगोल, फिर से नगरीय भूगोल और जनसंख्या भूगोल में तीनों चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ एग्जाम आप से। साथ ही में मैराथन में थॉट, जीआईसी और इसके साथ ही मैंने पूरा थ्योरी सेक्शन ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ा रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी सूचना होता है, कल पीजीटी का रिजल्ट आया तो मैंने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया। मध्य प्रदेश का फॉर्म आया असिस्टेंट प्रोफेसर का, टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप RSV टीच टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो 134 लोगों की फैमिली है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखा जाए मृदा पार्श्विका जो प्रच्छेदिका होता है, सॉइल प्रोफाइल, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आर्थिक भूगोल में, आपसे बताया हूँ। तो ये क्या होता है कि जो ऊपरी लेयर उसके निचली लेयर, तो ये एक लेयर चली जाती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सॉइल प्रोफाइल करते हैं, अप से डाउन की ओर जाती है। अब सबसे डाउन में पेरेंट रॉक होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये देखो जिससे आर कहा जाता है, ये यहाँ पर देखो बेड रॉक जो पेरेंट रॉक है ये होता है। तो इसमें देखो तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। O A इसका डिवाइडेशन भी होता है, B C, ठीक है, और बेड रॉक। तो ये देखो सी में जो पाया जाता है ना, पेरेंट रॉक का ही टूटा हुआ हिस्सा होता है मटेरियल वर्क। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उपजाऊ चरणों मिट्टियाँ जो होती हैं, इसमें क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े बड़े कृषि की पेटियां होती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इनका विस्तार होता है, जो चरणों मिट्टियां होती हैं। इसके बाद से जलोढ़ मिट्टियां जो होती है चावल और गन्ना के लिए फेमस होती हैं। लेटराइट मिट्टियां चाय और कॉफी के लिए फेमस होती हैं। क्लियर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अब इस क्लियर रख लीजिए। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि ऐसे मिट्टियों में क्या उगाया जाता है। अब हम लोग मृदा का निर्माणकारी विधान पढ़ेंगे। इसमें मृदा निर्माणकारी विधान में पूरे विश्व में किस टाइप से, किस किस कारण से मृदाओं का निर्माण होता है वो हम जानेंगे। किसी कमी से, किसकी बढ़ोतरी से कौन सी मृदा उत्पत्ति होती है ये जानेंगे। तो पहला अगर देखते हो पोडो जोली भवन, ठीक है, ये जो है मृदा जो है आप देखेंगे यहाँ पर शंकु जैसा पेड़ है, तो ये जान जो उच्च जो है अक्षांशों में ये मृदा पाई जाती है। तो इसमें क्या कवक, प्रमुख जीव, शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में तीव्र लिच्छादन से इनका निर्माण होता है। इसे हम पोडोजोली भवन या पोडोजोलाइजेशन भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब दूसरा देखें लेटराइटी भवन। अब देखो ये लेटराइजेशन इसको कहा जाता है। ये आर्द्र और उपाद्र कटिबंधों में तीव्र रासायनिक अपक्षय, सिलिका का निक्षालन, लौह एल्युमिनियम का संचयन के कारण इनका जो है एक तरह से निर्माण होता है। क्लियर, लेटराइजेशन का देख लिया। अब देखो कैल्सिफिकेशन, इसका देखते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन और वर्षण, कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन से इनका निर्माण होता है। चौथा देखें तो ग्लाइजेशन। यहाँ पर देखा जाए तो इसे ग्लेब होर्न भी कहा जाता है। ये शीतल जलवायु, दूरावहित
दशाएं, ऑक्सीजन की कमी, नीले धूसर रंग की परत होती है इसमें। पश्चिम हम देखें तो यहाँ पर सैलिनाइजेशन होता है। ये जो है अल्प वर्षा उच्च तापमान वाली मिट्टियां होती है, उष्ण मरुस्थल क्षेत्र में होता है जहाँ अल्प वर्षा उच्च तापमान होता है। साथ ही देखा जाए तो घुलनशील लवणों का सतह पर संचयन होता है। अब हम मिट्टियों का जो है कटिबंधीय वर्गीकरण देखेंगे कि किस कटिबंध में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो दो प्रकार के जो मिट्टियों का जो है कटिबंधीय वर्गीकरण है, तो इसमें पेडाल्फर मिट्टी या पहला, दूसरा पेडोकोल मिट्टी। इसकी विशेषता हम देखें तो ये लंबी अवधि तक निम्न तापमान साइबेरिया जैसे क्षेत्र में पाई जाती है पेडाल्फर मिट्टियां। उष्णार्द्र जलवायु, सघन वनस्पति होती है इसमें। इसमें अणुअर और अम्लीय तत्व प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए पेडाल्फर मिट्टियां कुछ विशेषता। अब पेडोकोल की देख लेते हैं। कैल्शियम तत्व प्रधान होता है इसमें। शुष्क अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती है। अल्प वर्षा, छोटे पौधे, घास, क्षारीय मिट्टी इसमें पाई जाती है। पेडाल्फर मिट्टियों का पोडजोल आता है। ठीक है, इसके बाद से पोडजोलिक आता है। फिर से लाल जो है पीली मिट्टियां, इसको हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। ये जो है लेटराइट भाग में प्रेरी मिट्टी और भूरी वन्य मिट्टी के भागों में बांटा गया है, लाल और पीली मिट्टियों को। पेडोकोल मिट्टियां जो होती है इसको जो है हम लोग चरनोजम, फिर से चरनोजम में ही मैं बोला हूँ गेहूं की खेती की जाती है। फिर से गहरी जो है भूरी मिट्टियां होती है। इसके बाद से हम देखते हैं भूरी या मरकली मिट्टियां होती है। तो पेडोकोल मिट्टियां आप एक तरह से देखोगे तो ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच में पाई जाती है। आप पेडोल्फर मिट्टियां की तरह से आप देखोगे तो ये जो मिट्टियां होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर पाई जाती हैं और जो आर्द्र होता है उषाढ़ उसमें पाई जाती हैं सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में। तो एक तरह से विषुवत रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र है पेडोल्फर। और उसके बाद से देखा जाए तो फिर से 40 अंश अक्षांश से ऊपर पेडोल्फर पाई जाती है। पेडोकोल जो है 15 से देखा जाए 40 अंश अक्षांश के बीच में मिलती है। अब चलिए आगे इसका देख लेते हैं विस्तार। तो अभी जो हमने ऊपर मिट्टियों का जो है वितरण देखा है 2 भागों में, उसका अब डिटेल विस्तार देख लेते हैं। आप लोग उसे ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम में पूछे थे 2 भागों में जो बांटा गया। विश्व की प्रमुख मिट्टियां उनका वितरण देखें तो पोडोजोल पहले अगर हम देखें, यह मिट्टी टैगा वन के क्षेत्र में पाई जाती है। विस्तार यूरेशिया, स्कैंडिनेविया से साइबेरिया, एवं उत्तरी अमेरिका में अलास्का एवं कनाडा में। तो देखा जाए अगर तो ये जो पोडोजोल मिट्टी है इस एरिया में पूरा साइबेरिया में, स्कैंडिनेविया एरिया में और साथ ही यहाँ पर कनाडा और अलास्का में पाई जाती है। क्लियर। अब आगे इसमें बढ़े तो हम देख लेते हैं पोडजोली। ये टैगा वनों की दक्षिणी सीमा, चौड़ी पट्टी वाले जो वन है, अधिक तापमान वो वर्षा यहाँ पर होती है। विस्तार मध्य पश्चिमी संयुक्त जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी चीन और कोरिया। तो एक तरह से ये जो अधिक तापमान की बात और वर्षा की गई है ये पोडजोल से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होती है क्योंकि ये दक्षिणी है। पोडजोल के दक्षिण में ये पाया जाता है। मध्यम पश्चिमी जो आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका इस भागों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद से पश्चिमी यूरोप इस भागों में पाई जाती है और उसके बाद से आप उत्तरी चीन कोरिया में ये वाला भाग जो है यहाँ पर पाई जाती है। पोडजोली और लेट्राजोली जो मिट्टियां इसको देख लेते हैं। इसका जो है देखा जाए दोनों में तो अत्यधिक जिसमें क्या अपक्षलन होता है। विस्तार ये दक्षिणी ब्राजील में पाई जाती है। ये मिट्टियां इस वाले एरिया में, कलर भी आप देख लो। फिर से ये दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य जो है अमेरिका में ये वाला एरिया हो गया। फिर से आप देखेंगे ये दक्षिणी पूर्वी चीन में यहाँ पाया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी में और दक्षिणी जापान में यहाँ पर यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपक्षलन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। अब लेटराइट मिट्टियां देख लेते हैं। ये जो है कहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टियां, तो ये जो है ऊसड़ा सघन वनों में विकसित होती है। अत्यधिक अपक्षालन इसमें भी होता है। लौह या एल्यूमिनियम इसमें प्रधान होता है लेटराइट में, ध्यान रखिएगा। विस्तार अमेजन बेसिन जो बहुत ज्यादा सघन है। मध्यवर्ती अफ्रीका, देखो रेड कलर से ये सारे हैं, इसका कलर देख लो। और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ये पूरे भागों में पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, ये सारे भागों में ये पाई जाती है लेटराइट मिट्टियां। इसके बाद से चौथा है चरनोजम मिट्टियां। ये घास प्रधान
क्षेत्रों में विकसित होता है। जैव तत्व प्रधान और काली मिट्टियां होती है, जिसे मैं बोला ये गेहूं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर ही विस्तार मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, अब देखो काले कलर का है, यहाँ पर पूरे यूरेशिया में आ जाएगा। और फिर से ये बोला है कि मध्य पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इस वाले क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। और अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में पाया जाता है। रूस में जो यूरेशिया क्षेत्र है यहाँ पे भी पाया जाता है। क्लियर। यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। फिर से छठवां देखें हम लोग, तो इसमें हम देखेंगे जो चरनोजमी मरुस्थली जो मिट्टियां होती हैं, इसको इसे स्टेपी घास क्षेत्र की मिट्टी कहा जाता है। अल्प वर्षा घास पर्यावरण, रंग भूरा होता है। तो इसमें देखोगे बहुत ज्यादा घासें होती हैं, इसमें भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मरुस्थलीय मिट्टी हम देखें तो ये उष्ण मरुस्थल में विकसित होती है। विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका, सहारा कलहारी, ये आप पूरा देख सकते हो कलर से। ठीक है, जो रेगिस्तान है पूरे रेगिस्तान में। फिर से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, मध्य और पश्चिमी एशिया में भी पाई जाती है। इसके बाद से टुंड्रा मिट्टियां, हिमाच्छादित भूमि, न्यूनतम विकास, उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी कनाडा में। तो ये पूरा टुंड्रा मिट्टियां का एरिया है। लोकेशन देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टियां नदी के अवसादों से निर्मित होती हैं। ये जो मिट्टियां होती हैं, जैसे अपने गंगा का मैदान, जहां जहां नदियां पाई जाती हैं, अमेजन नदी वहां पर, नील नदी वहां पर, ये मिट्टियों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियों के कटाव से मिट्टियों का निर्माण होता है। ये बहुत उपजाऊ होती है धान गेहूं के लिए, गन्ने के लिए। विविध वर्गीय मिट्टियां पर्वतीय ढालों तथा पठारों में विकसित होती है, बहुत कम मात्रा में विकसित होता है। विस्तार राखी, एंडीज और मध्य एशिया के पठार पर ये होता है। अब भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण ये देख लेते हैं। भारत में जो मिट्टियों का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन बनता है कृषि भूमि के वर्ग, किस प्रकार की कृषि की जाती है। एक बरानी रेनफेड होता है, नहरी जो होता है कैनाल से जो जुड़ा होता है। तीसरा सैलाबी होता है, फ्लड जो से जुड़ा होता है। अभी जो होता है ये भी रेनफेड से जुड़ा होता है। तो ये चार प्रकार के कृषि की जाती है। ये एक तरह से देखा जाए कि कौन सी एक्टिविटी भारत में होती है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है। बरानी में बारिश होता है, नहरी वाले क्षेत्र में नहर से इसका सिंचाई किया था, उसके आधार पर नहरी प्रकार की कृषि कहा जाता है। सैलाबी में बाढ़ के आधार पर इसका कृषि किया जाता है इस एरिया में। अभी में भी रैन होता है। ठीक है, भारतीय मानसून एरिया में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, उसके तहत कृषिगत भूमि के वर्ग हैं ये। कई पूछ ले एग्जाम में, इसलिए मैंने ये आधार बता दिया। अब कृषि आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर जो है भारत की मिट्टियों को मुख्यतः जो पूछे जाते एग्जाम में वही बता रहा हूँ। जलोढ़ सबसे बड़े पैमाने पर पाई जाती है। उसके बाद से आपका होता है लाल मिट्टी, फिर से काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। अन्य मिट्टियों में पहाड़ी, पर्वतीय और पुडजोली और तराई मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। तो हमने ये जान लिया। अब जलोढ़ मिट्टियां देख लो, पूरा क्षेत्र है उत्तर, जो है यहाँ पंजाब से लेके आप देखोगे दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, उत्तर प्रदेश, ये फिर से आप देखोगे मेघालय क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में, यहाँ तक उड़ीसा के क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। तटीय एरिया में भी ये पाई जाती हैं। लाल मिट्टी आप देखोगे यहाँ पर उड़ीसा हो गया, फिर से आप देखोगे झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर से यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में भी पाई जाती है थोड़ा बहुत। फिर से यहाँ पर देखोगे आप लोग तमिलनाडु में भी पाई जाती है, केरल में कुछ है। काली मिट्टियाँ पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये एरिया में, और फिर से राजस्थान के जो है आप देखोगे पूर्वी और जो है दक्षिणी एरिया में भी थोड़ा पाई जाती है। इसके बाद से लेटराइट मिट्टी हम देखोगे आप लोग, तो ये आपको बताया हूँ कि जहाँ वर्षा ज़्यादा तो वहाँ पे लेटराइट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये भारत में देखोगे तो उड़ीसा तटीय क्षेत्र में, फिर से आंध्र प्रदेश के, केरल के, फिर से गोवा, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और अन्य पर्वतीय मिट्टी में देखोगे तो आप लोग को बताया हूँ, तो ये एरिया पूरा है पर्वतीय मिट्टियों का। जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, फिर से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे एरिया हो गए। तो ये जो है कृषि का आर्थिक वर्गीकरण, कभी आर्थिक वर्गीकरण पूछा जाए तो उसके आधार पर ये वर्गीकरण है। तो ये मोटा मोटी अभी हम लोग देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो कृषि को प्रभावित करने वाली मिट्टियों की समस्याएं। भारत में जोतों का आकार कितना है, तो औसतन अभी जोतों का आकार भी बता देता हूँ। तो कृषि को प्रभावित करने वाली मिट्टियों की समस्याएं क्या है, ये जसबीर सिंह एवं ढिल्लो के अनुसार 1984 का पुराना डाटा है, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृषि को कौन सी ऐसी प्रभावित करने वाली मिट्टियां हैं जिससे समस्याएं कृषि में आ जाती हैं, और वो मिट्टियां किससे प्रभावित होती हैं।
जैसे कि देखो लवणता पहला है, क्षारीयता, अम्लता अनुपात से उत्पन्न रासायनिक जैविक पोषक तत्वों की कमी। तो देखो समस्या किससे हो रहा है? लवणता, क्षारीयता, अम्लीयता से जो भी मिट्टियों में समस्याएं उत्पन्न होती है रासायनिक क्रिया द्वारा, अब इसके कमी के कारण पोषक तत्व में जब कमी आती है इन क्रियाओं से, तो हमारी जो है कृषि प्रभावित होती है, पहला। दूसरा, जल शक्ति से मृदा का ह्रास होता है, वाटर लॉगिंग जब होने लगता है बहुत ज्यादा, तो शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो ये किसके अनुसार हम पढ़े ना, जसवीर सिंह ढिल्लों के अनुसार। तो इन्होंने पहला बताया कि लवणता, क्षारीयता, अम्लता से रासायनिक क्रिया द्वारा कमी हो जाती है पोषक तत्वों में। दूसरा, जल शक्ति से मृदा का ह्रास तथा शस्य प्रतिरूप में परिवर्तन। ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस नेट में पूछे गए हैं। मृदा नमी की कमी के कारण भी हमारे कृषि प्रभावित होते हैं, मृदा अपरदन से भी हमारे कृषि प्रभावित होते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमने देखा। जोतों का आकार में अगर हम देखें तो भारत का जोतों का आकार अगर वैसे 4 भागों में, कहीं 5 भागों में बांटा गया है, तो ये न्यूनतम से देखा जाए अधिकतम में 2.0 हेक्टेयर से लेके 5 से कहीं भी 10 लिखा होगा 5 हेक्टेयर तक पाया जाता है। औसतन भारत में 1.08 हेक्टेयर जो है औसतन, ठीक है, याद रखिएगा, हेक्टेयर जो है कृषि हर एक के पास है। औसतन ये बात कर रहा हूं मैं, किसानों के पास है। तो किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास मध्य है, तो उसको मिला के औसत जब निकाला गया तो 1.08 हेक्टेयर है। ये 2015-16 करीब की डाटा है वर्तमान की। और जसवीर सिंह ढिल्लों के समय का आपका 0.01 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के बीच में है। तो ओल्ड डाटा भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया, 1950 का डाटा पूछ दिया वर्तमान से रिलेट करके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।